जैसा मैंने कहा कि प्रोडक्शन का जो डिफिनेशन है, प्रोडक्शन किसको कहते हैं, किसी चीज में जब हम इनपुट करेंगे, इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए इनपुट एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और आउटपुट जब उसका फाइनल गुड्स आता है, फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार होता है, दैट मीन्स कि वो आउटपुट हुआ। तो इनपुट जब कन्वर्ट आउटपुट में होता है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। डिफिनेशन इसका यही है। अब प्रोडक्शन केवल ये नहीं होता है कि केवल फैक्ट्री में, मशीन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मीन्स ये ओनली प्रोडक्शन। हम टीचिंग कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, ये मेरा प्रोडक्शन है। हम अपनी ब्रेन को यूज कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरा इनपुट है, और आप गेन कर रहे हैं, ये आपका आउटपुट है। तो ये भी एक प्रोडक्शन है। डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, वो क्या, वो प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन का पहला दो कंसेप्ट यहां क्लियर कर लीजिए। प्रोडक्शन और लेबर में क्या डिफरेंस है। आपके दिमाग में है कि लेबर का मतलब होता है केवल जो दिहाड़ी वाला मजदूर होता है। लेबर केवल उसको नहीं कहते, वी ऑल आर लेबर, जो काम करता है, टू अर्न मनी। द मेन डिफरेंस इज टू अर्न मनी, हम जिससे पैसा कमाते हैं। अब वो चाहे वो दिहाड़ी वाला मजदूर हो, और चाहे हम, उसमें डिफरेंस केवल ये होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड। वो दिहाड़ी वाला जो मजदूर है, जो तसला लेकर आप दिन भर काम कर रहा है, वो अनस्किल्ड लेबर है। और हम पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर पढ़ा लिखा है, इंजीनियर पढ़ा लिखा हुआ है, तो वो क्या है, वो स्किल्ड लेबर है। दोनों में बात समझ में आई। इसी तरह प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन का मतलब केवल नहीं कि रॉ मटेरियल हमने डाला मशीन में और उससे एक प्रोडक्ट तैयार हो, दैट इज ओनली प्रोडक्शन। एवरीथिंग इज प्रोडक्शन, जहां पे जिससे चीजें जो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट करे, तो वो आपका हमारा टीचिंग भी है। टीचिंग हमारा क्या है, इनपुट है। और जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो चीजें, जो आपका टारगेट उससे पूरा होगा, ये आपका प्रोडक्ट है। डॉक्टर अगर इलाज कर रहा है, तो वो जो पढ़ के आया, वो इलाज कर रहा है, जो डायग्नोज कर रहा है, वो उसका क्या है, इनपुट है। और आपको दवा दे रहा हो, बीमार हो के आप ठीक हो जा रहे हो, तो वो आपका आउटपुट है। तो दिस द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड लेबर। लेबर का मतलब केवल ये नहीं कि दिहाड़ी मजदूर, और प्रोडक्शन का मतलब केवल ये नहीं कि वो केवल एक कंपनी में जो सामान बनता है, इधर सामान का कच्चा माल डाला और उधर फाइनल गुड्स बन के तैयार हुआ, दैट इज ओनली नॉट अ प्रोडक्शन। ये दोनों चीज बात समझ में आई। चलिए, अब प्रोडक्शन की कुछ फंक्शन है। क्या फंक्शन है प्रोडक्शन में, तो जो हम कहते हैं इनपुट, इनपुट क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। इनपुट हम जो डालेंगे वही बनेगा ना, बट आउटपुट क्या है, डिपेंडेंट है। अगर प्रोडक्ट हम जो रॉ मटेरियल डालेंगे, तो रॉ मटेरियल हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट तो वही बनेगा जो रॉ मटेरियल आप डालेंगे। तो दैट मीन्स आउटपुट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इनपुट, बट इनपुट इज ए इंडिपेंडेंट, वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो कुछ भी बना सकता है। तो इसको हम इसका सिंबल्स देते हैं, इनपुट का F ब्रैकेट में I1 I2 I3 डॉट 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 IN तक, और Q से हम करते हैं, Q जो है आउटपुट है I1 I2 I3। ठीक। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि इनपुट को और किस नाम से जाना जा सकता है, तो इनपुट इज आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट एंड आउटपुट इज आल्सो नोन एज डिपेंडेंट। ठीक। अब इनपुट के भी दो वेरिएबल है, दो उसके फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा है आपका वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड का मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया आपको कि फिक्स्ड फैक्टर, जैसे लैंड एरिया, ये कमरा है, तो कमरा का तो साइज बढ़ेगा घटेगा नहीं। हम चाहे इसमें 2 बच्चों को पढ़ाए और या हम चाहे 25 बच्चों को पढ़ाएं, साइज तो वही रहेगी। तो ये फिक्स्ड है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लैंड है, जिसको अभी हमने कल बताया था कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी शॉर्ट रन। तो एक लॉन्ग रन में तो हो सकता है 10 साल के बाद हम इसका नक्शा बदल दें, हम कुछ और इसका चेंज कर दें, बट शॉर्ट पीरियड में जो आपको शॉर्ट रन पढ़ना है, मेन चीज आपको शॉर्ट रन पढ़ना है, उसमें इतने चेंजेस नहीं आ सकते। वो लैंड इज द फिक्स्ड एसेट। और वेरिएबल में क्या होगा, वेरिएबल में जैसे लेबर, जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है, इसमें एक टीचर आके अकाउंट पढ़ा रहा, दूसरा टीचर आके इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा, तीसरा टीचर आके मैथ्स पढ़ा रहा। तो ये क्या है, वेरिएबल है ना। अकाउंट पढ़ाएगा तो अकाउंट के लिए आपका आउटपुट आएगा, इकोनॉमिक्स टीचर पढ़ाएगा तो इकोनॉमिक्स का आउटपुट आएगा। तो दीज ऑल आर वेरिएबल आउटपुट। तो ये जो है ये वेरिएबल चेंजेस होंगे, लेकिन फिक्स्ड में क्या होगा, लैंड में कोई चेंज नहीं होगा। लेबर की बात कर रहा है
कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टीचर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका वेरिएबल हुआ, चेंजेस हुए। तो इसी को देखो कहा है, इनपुट को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, इनपुट को हम इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक, फिक्स्ड इनपुट में नो चेंजेस और वेरिएबल इनपुट में चेंजेस। फॉर एग्जांपल, फॉर इनपुट इज लैंड एंड एग्जांपल फॉर आउटपुट लेबर। देखो ये लिखा हुआ है, फिक्स्ड इनपुट्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट लैंड एग्जांपल में। और इसी को इसमें लिखा है कि वेरिएबल इनपुट्स आर दोज द एप्लीकेशन विच चेंजेस, चेंजेस इज द कीवर्ड, विथ चेंज इन आउटपुट फॉर एग्जांपल लेबर। ठीक, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात मैंने किया था, तीन तरह के टाइप्स है, शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन। वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन में देखो, इट रेफर्स टू प्रोडक्शन फंक्शन इन विच प्रोड्यूसर इज अनेबल टू चेंज एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आउटपुट कैन नॉट बी चेंज। वेरी शॉर्ट में क्या हुआ, वो इनपुट की बात कर रहा है, ऑल फैक्टर का मतलब कि वो सारे फैक्टर उसके फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो इसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन। तुरंत आप जमीन की चेंजेस नहीं कर देंगे ना, तो यहां पे लैंड की बात कर रहा है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में क्या होगा, वन फैक्टर इज वेरिएबल विच कैन बी चेंज। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज्ड व्हेन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड। जैसे एग्जांपल, एक पार्क है, पार्क में दो बच्चे खेल रहे हैं। ठीक, अब अगर दो बच्चे खेल रहे हैं तो पार्क का तो एरिया सेम है, लेकिन उसमें दो बच्चे और आ गए, चार बच्चे और आ गए, तो ये क्या है, ये वेरिएबल चेंजेस है भाई। दो से वो पार्क में तो ऐसा नहीं कि दो ही बच्चे खेल सकते हैं, चार और आ गए, तो इसी को कह रहा है कि मोर एंड मोर, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, उसमें हम और से और ज्यादा हम वेरिएबल में चेंजेस कर सकते हैं। बट लैंड में, लैंड एरिया से मान लीजिए इस क्लास में चाहे मैं 2 बच्चों को पढ़ाऊं चाहे 25 बच्चों को पढ़ाऊं, वो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वेरी शॉर्ट में ये होगा कि एक फैक्टर चेंज होगा, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल विच कैन बी चेंज, एक फिक्स्ड रहेगा और एक चेंज होगा। तो लैंड क्या है, फिक्स्ड है, और वेरिएबल क्या हो रहा है, बच्चों की एंट्री जो हो रही है, दैट इज ए वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग रन में क्या होगा, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन फंक्शन विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर। 10 साल के बाद इस जमीन को भी हम बढ़ा सकते हैं और हम इसमें वेरिएबल तो चेंज कर सकते हैं, तो दोनों फैक्टर को हम इनपुट में भी आउटपुट में दोनों में चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में, वेरी शॉर्ट रन में तो नहीं कर सकते हैं, बट शॉर्ट रन में एक कर सकते हैं, एक फिक्स रहेगा और एक वेरिएबल रहेगा। ये डिफरेंस है तीनों में, जिसमें आपको शॉर्ट रन मेन पढ़ना है। फिर मैंने एक डाटा कल दिया था कि फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, लैंड जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। वेरिएबल इनपुट क्या है, जो हम लेबर को हम 1 2 3 जैसे भी कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट टीपी, एवरेज प्रोडक्ट एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। कभी कभी आपको ये डेटा दिया रहेगा, ये दोनों डेटा निकालना होगा, तो मैंने तरीका बताया क्या है, उसका फॉर्मूला है, सीधे सीधे वो भी बता दे रहा हूं जैसे। और ये प्रोडक्शन का एक लॉ है, नियम है। मैंने कल एक एथलेटिक्स का भी एग्जांपल दिया कि जब एथलेटिक्स अपनी रन स्टार्ट करता है तो पहले वो एकदम स्ट्रेट रहता है, लेकिन जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो एक लेवल पे जाके उसकी मैक्सिमम होती है और उसके बाद उसकी फॉलिंग रेट शुरू हो जाती है। तो हमारे प्रोडक्शन का भी कंसेप्ट यही है कि हम प्रोडक्शन स्टार्टिंग में जब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन हमारी बड़ी तेजी से बढ़ता है, लेकिन मिड में आने के बाद एक मैक्सिमम होता है, वो डिमिनिशिंग रेट से फिर गिरना, इंक्रीजिंग होता है, लेकिन उस स्पीड से नहीं होता है जो स्पीड से स्टार्टिंग में हुआ था। और फिर एक स्टेज के बाद क्या होता है, फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है, यानी कि फिर आपकी फॉलिंग शुरू हो जाती है। तो अब प्रोडक्शन का मेन यहां पे 3 कंसेप्ट की बात कर रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 जो है वो किस रेट से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से। स्टेज 2 किस रेट से बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट से। और स्टेज 3 जो है वो फॉलिंग। ठीक, अब देखो जैसे सीधा सीधा ये कंसेप्ट समझिए आप कि जब मान लो कि कमरे में एक व्यक्ति, एक लेबर काम कर रहा है, जैसे यहां एक व्यक्ति काम कर रहा है, पहला तो लैंड वही है, किसी ने काम नहीं किया तो कोई प्रोडक्ट भी तैयार नहीं हुआ। क्लियर, जब जैसा आदमी काम करेगा तभी प्रोडक्ट तैयार होगा ना। तो पहला वाले में लैंड तो सेम है, 0 लेबर 0 प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कोई तैयार नहीं हुआ। लैंड मेरा सेम है, एक लेबर जब आता है
तो वो 4 डिब्बे तैयार करता है। अब 4 डिब्बे अगर तैयार कर रहा तो वो सब कुछ वही है, उसको पैकिंग करने वाला भी वही है, उसके डिब्बे का डिजाइनिंग करने वाला भी है, जो भी है वो 4 डिब्बा तैयार करके रख रहा और उसको उसका मालिक किसी मिठाई का डिब्बा पैक कर रहा है तो उसका फोल्डिंग करना, उसको पैकिंग करना, उसका स्टिकर लगाना, उसका टेप लगाना, सब वही कर रहा है। या ऐसे आप समझिए कि कोई प्रोजेक्ट दिया गया आपको, टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आप अकेले एक प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं, आपकी खुद की एफिशिएंसी है कि हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, आप सब काम आप खुद कर रहे हो, तो आपने 4 आपने उसमें चीजों को तैयार किया। लेकिन जब आपका एक दोस्त और आ गया, आप इंग्लिश में अच्छे हो, वो मैथ्स में अच्छा है, तो आपको क्या हो गया, काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना। जो वो खुद दोनों काम कर रहा था, वो इंग्लिश भी उसको, क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन मैथ्स अच्छी नहीं थी, लेकिन अगले के आने से उसकी स्पेशलाइजेशन मैथ्स में है, तो प्रोडक्ट बनाने में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब यहां पे क्या हो गया, इंग्लिश का एक्सपर्ट तुम हो और मैथ्स का एक्सपर्ट वो है, तो दोनों मिलके उन्होंने अब 4 जहां डिब्बे बनाए थे, अब 2 मिल गए, तो क्या हुआ, अब वो 10 डिब्बे बनाए। क्योंकि कल हमने ये कहा था कि मैथ्स यहां नहीं लगाना है कि एक मजदूर अगर 4 डिब्बे बनाता है तो 2 मजदूर 8 डिब्बे बनाएंगे, ये नहीं। यहां एफिशिएंसी की बात कर रहा है, उसके एफर्ट की बात कर रहा है कि 2 व्यक्ति के आने से और दोनों डिफरेंट स्पेशलाइजेशन दोनों की अलग अलग फील्ड में है, तो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं ज्यादा की उन्नति होगी, ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो जब 2 आ गए तो 10 डिब्बे बना लिए, जब 3 दोस्त और आ गए तो तीसरा पता चला कि उसको डिजाइनिंग वाला दोस्त आ गया उस प्रोजेक्ट में, एक की इंग्लिश अच्छी है, एक की मैथ्स अच्छी है और तीसरे की डिजाइनिंग अच्छी है, उसने उसका डिजाइनिंग कर लिया तो और उसका प्रोडक्ट बढ़ गया और उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो अगली बार उसने कितना 18 डिब्बे बना लिए, या जो प्रोजेक्ट में उसके आइडिया से उसमें और अच्छा उसका और सुंदरीकरण कर दिया। तो इस प्रोडक्शन की यही खूबसूरती है कि स्टार्टिंग में, जैसे एक कहावत कहा जाता है ना कि किसी काम में ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो एक समय के बाद क्या होता है, एक शुद्ध हिंदी में है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़। जब जोगियों का भंडारा पूरा भर जाएगा ना तो फिर मठ उजड़ जाता है, क्योंकि हर आदमी किसी के सुनने को तैयार नहीं, हर आदमी अपने को एक्सपर्ट मानता है, कहता मैं तुमसे कहीं कम हूं। लेकिन जब कम लोग रहेंगे तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होने की संभावना रहती है। ये बात समझ में आई? ज्यादा लोग होंगे तो देखो यही प्रोडक्शन की खूबसूरती है, क्या ज्यादा स्टार्टिंग में यही यहां तक क्या हो रहा कि जब तक स्पेशलाइजेशन अलग अलग, 3 लोग तो फिर भी ठीक था कि भाई एक दोस्त था, उसने मतलब एक व्यक्ति मजदूर था तो 4 प्रोडक्ट बनाया, 2 आए तो 10 बनाए, 2 मिलके 10 बना लिए, 3 आए तो 18 बना लिए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब 4 आया तो अब देखो इसकी प्रोडक्शन जिस स्पीड से बढ़ रही थी, यहां अब स्पीड ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा, लेकिन स्पीड इसकी कम हो गई। अब जहां 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, फिर 6 आ गया, उसके बाद फिर 28 डिब्बे बनाए, यानी कि 4 एक्स्ट्रा बनाया, फिर 2 बनाया। अब यहां पे क्या हो रहा है, 7वां जो मजदूर आया तो 6ठा मजदूर, 6 लोग मिलकर भी 30 डिब्बे तैयार कर रहे हैं और 7 मजदूर मिलकर भी 30 डिब्बे तैयार कर रहे हैं। तो आपको यहां पे लग रहा है कोई चेंजेस हुआ? इसके मार्जिनल प्रोडक्ट में 0 होगा ना भाई, 7 लोग मिलकर भी 6 डिब्बे तैयार कर रहे हैं, सॉरी 30 डिब्बे तैयार कर रहे हैं और 6 लोग मिलकर भी 30 डिब्बे तैयार कर रहे हैं, तो इसके मार्जिनल में कोई चेंजेस है? नहीं है। तो इसकी दूसरी खूबसूरती यह है कि जब ये मैक्सिमम होगा टोटल प्रोडक्ट तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा। ये देखो 30 है तो यहां 0 है। अब 30 के बाद इसकी डिक्लाइनिंग शुरू होगी और फॉलिंग। 8 मजदूर मिले तो 28 डिब्बे बना रहे, यानी कि अब ये माइनस में आ गया, यानी कि -2। तो जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो एमपी क्या होगा? 0 होगा। तो अब देखो 9 मजदूर आए, अब ये माइनस में डिक्लाइनिंग शुरू हो गया। तो ये प्रोडक्शन का नियम है कि स्टार्टिंग जब होती है, जब ज्यादा भीड़ होगी तो प्रोडक्शन की स्पीड क्या होगी? कम होते जाएगी, और लास्ट में क्या होगा, कोई किसी की सुनेगा नहीं, तो क्या होगा, काम कम होगा, भीड़ ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई थी? इसी चीज को इस डेटा में शो करने की कोशिश की है। और टीपी और एमपी हो गया। अब एपी क्या है? इन दोनों का एवरेज निकालना है। हम एवरेज कैसे निकालते हैं कि जितनी हमारी टोटल प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करते हैं अपने लेबर से। तो हमारे जब 4 थे, 1 से डिवाइड किया तो 4 आया, 10 थे, 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, ऐसे करके निकाले तो ये हमारा क्या आ रहा है? ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक, इसी को एक्सप्लेन किया है
इसको कल लिखवाया भी था। प्रोडक्शन कंसेप्ट, टोटल प्रोडक्ट टीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं और टोटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म विद इन द गिवन इनपुट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे, उसी को हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। अब देखो एवरेज प्रोडक्ट में मैंने कहा एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एन, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एन, एन नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट लेबर। इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट को एमपी भी बोलते हैं और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन वेरिएबल इनपुट। एमपी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एन, और स्लोप कैसा होगा टीपी का? एमपी क्या है? टीपी का स्लोप है। एमपीएन इज इक्वल टू टीपीएन माइनस 1। स्टेज मैंने कहा 3 तरह के स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 जो है इंक्रीजिंग रेट से होगा, टीपी डिक्रीजिंग रेट से या डिमिनिशिंग रेट से होगा, और टीपी क्या उस समय होगा सेकंड में? मैक्सिमम होगा। और थर्ड स्टेज में टीपी स्टार्ट क्या हो जाएगा? फॉलिंग। तो ये 3 इसके हैं। फिर तीनों में मैंने दोनों में डिफरेंस बताया कि टीपी और एमपी में क्या डिफरेंस है। जब एमपी इंक्रीज करेगा तो टीपी जो है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो टोटल प्रोडक्ट अपने इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। 4 डिब्बे बनाया, फिर 10 बनाया, फिर 18 बनाया, तो ये इसका क्या रेट है? ये इंक्रीजिंग रेट है। अगर एमपी डिक्रीज शुरू होगा तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होगा। लेकिन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब वो फिर उसी मॉडल पे आ गया 6 पे, 6 से 8 हो जाएगा, स्पीड उसकी कम हो जाएगी। एमपी जब 0 होगा, एमपी 0 तभी होगा जब टीपी मैक्सिमम होगा, यानी कि 30 उसका टीपी हो रहा है और उधर एमपी कितना हो रहा? 0 हो रहा। व्हेन एमपी बिकम नेगेटिव देन टीपी, जैसे ही नेगेटिव हुआ नीचे आया -2.5 पे, तो उसकी फॉलिंग शुरू हो जाएगी। ये टीपी और एमपी की रिलेशन को शो करता है। देखो फिगर में, देखो फिगर आप 2 बनाएंगे। ये जो फिगर है आप टीपी का बनाया है, किसका है? टोटल प्रोडक्ट। देखो यहां लिखा हुआ टोटल प्रोडक्ट। और दूसरा जो बनाएंगे इसी के ठीक नीचे, ये मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ये नीचे एक फिगर बनेगा, उसी के ठीक पैरेलल बनेगा। ठीक, जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखिए यहां पे एज्यूम कर रहे हैं टीपी इंक्रीजेस आर इंक्रीजिंग रेट, स्टार्टिंग यहां से बढ़ा, यहां पे इसके चेंजेस होता है। जब वो सेकंड स्टेज में जाता है, जब वो सेकंड स्टेज में जा रहा, तो जो यहां चेंजेस होता है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको नाम करते हैं व्हेन टीपी चेंज इंक्रीजिंग रेट टू डिमिनिशिंग रेट, तो क्या कहते हैं हम उसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब ये यहां से थर्ड स्टेज में चेंज होता है तो ये टीपी मैक्सिमम होगा और यहीं से टीपी फॉलिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी समय थर्ड स्टेज में यहां एमपी जो है ये नेगेटिव आ जाएगा। सेकेंड स्टेज में एमपी क्या हो रहा? 0 हो रहा। एमपी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? और लेकिन जैसे ही वो फॉलिंग होगा तो एमपी पूछता है क्वेश्चन कि व्हेन टीपी इज फॉलिंग तो व्हाट चेंजेस इन एमपी? तो एमपी इज नेगेटिव। ये क्या देगा? व्हेन टीपी इज मैक्सिमम तो व्हाट चेंजेस इन एमपी? तो एमपी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीजें आएगा और ये पूछेगा कि व्हेन टीपी कन्वर्ट इनटू, मतलब व्हेन टीपी इज कन्वर्ट इनटू सेकेंड स्टेज तो व्हाट एक्शन इन एमपी? क्या होगा यहां? तब क्या हो रहा? एपी इज इक्वल टू एमपी हो रहा, यहां पे दोनों बराबर हो रहे हैं। तो ये इसको क्या करेंगे? एमपी डिक्रीजेस बट रिमेन पॉजिटिव। यहां पे क्या हो रहा है? एमपी इज इक्वल टू एपी, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। यहां पे टीपी कितना हो रहा और ये देखो 2 हो रहा, 4 हो रहा या 0 हो रहा, 30 या 0। ये बात समझ में आ गई? आप देखो अब रिलेशन एपी और एमपी में क्या है? व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी? तो व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी दैट मींस एमपी राइजेस। ये क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में कि अगर एमपी एपी से मोर देन है, ग्रेटर देन है, तो एमपी क्या होगा? राइजेस होगा कि फॉलिंग होगा? राइजेस। अगर एमपी और एपी बराबर है तो उस समय एपी में क्या चेंजेस रहेगा?
AP इज मैक्सिमम, ये कीवर्ड है। अगर MP लेस देन AP तो AP में क्या होगा, दैट मीन्स AP फॉल। इसमें भी गिर रहा है ना, नीचे जा रहा, ये देखो ये। अब क्वेश्चन जो आता है 6 नंबर के इसमें आएंगे, पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ, ये जितनी चीजें हम बता रहे हैं आप क्यों मान ले रहे हो? जबरदस्ती हमने कह दिया, मान लिया। मान लो हम ये ना हो तो भाई किसी के चेंजेस के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा ना, कोई कुछ कह देगा थोड़ी मान लेना है। तो हर के पीछे एक लॉजिक होता है कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। ऐसा कोई फैक्ट मतलब थंब रूल है क्या कि प्रोडक्शन में ऐसा होगा तो ऐसा होगा? बहुत सी जगह ये एप्लीकेबल ना हो। तो कुछ चीजें इन्होंने कहा है, इसके लिए एक लॉ बना है, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं, या लॉ ऑफ, इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछेगा ही कि आप इसके रीजन बताइए, और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तो केवल आप डेफिनेशन लिख देंगे तो 6 नंबर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसके आप डेटा को देंगे, उसको प्लॉटिंग करेंगे, उसके बाद उसके एजम्पशंस को लिखेंगे कि ये कब एप्लीकेबल होगा। जैसे पीपीसी में भी आपने पढ़ा ना, कुछ चीजें हैं जो ऐसा होगा तभी हो सकता है। जैसे मैंने कहा पीपीसी में क्या कहा था कि अगर इसको, और आपको बजट लाइन में बताया था, बजट सेट बंडल्स में पढ़ाया था कि ये चीजें उस पर लागू होता है। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि एक नीड के अकॉर्डिंग है, जैसे आप एक रोटी खा रहे हैं, दूसरा खाएं, धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो आप रैंकिंग के हिसाब से देंगे या उनके हिसाब से देंगे, नंबर के हिसाब से। तो उसमें क्या आप कर रहे हो कि आप ऐसे व्यक्ति को बैठा दो जो उसका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, तो उस पर ये फॉर्मूला फिट होगा? नहीं होगा। तो कुछ एजम्पशंस भी है इसके भी इसी तरह कि ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल। ये तभी होगा कि एक इनपुट वेरिएबल होना चाहिए, एक दूसरा इनपुट क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल, फॉर एग्जांपल लेबर, अलग ऑल अदर फैक्टर आर फिक्स्ड, और जो फैक्टर दूसरा है वो फिक्स होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है। इसीलिए इसको एजम्पशन कहा गया, मान के चलिए। तीसरा कह रहा है ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली इफिशिएंट। अब एक व्यक्ति आगे एक डब्बा बना रहा है, 2 बना रहा है, 3 बना रहा है, तो सब किसी की एफिशिएंसी में कमी है क्या? सब बराबर एफिशिएंट, क्षमता सबके अंदर बराबर है। तो ये इसका एक एजम्पशन है। कैपेसिटी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। ये पीपीसी में भी कहा गया था कि टेक्निक अगर चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर चेंज होगा तो फिर ये चीजें फिट नहीं बैठेगी। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। इट इज पॉसिबल टू कंबाइन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द गिवन यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। एग्जांपल मैंने पार्क का बताया कि अगर लैंड पार्क का है, वो एरिया है, उसमें 2 बच्चे खेल रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद 2 बच्चे और आ गए, धीरे धीरे उसमें 15 बच्चे आ गए, तो वो क्या है, वेरिएबल, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल। फिक्स्ड, एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा। दोनों चीजें वेरिएबल नहीं हो सकती है शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में होगा, लॉन्ग रन में आपका इनपुट भी चेंज होगा, यानी कि आपका फिक्स्ड भी जो लैंड है उसमें भी चेंजेस आ सकता है और जो लेबर है उसमें भी चेंजेस आ सकता है। तो ये एजम्पशन, बाकी जो शॉर्ट रन की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि यहां शॉर्ट रन की लिखा हुआ, देखो ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है, इसको शॉर्ट रन भी कहा गया। इसके लिए आपको इसके एजम्पशन दिए हुए हैं, 5 एजम्पशन है कि एक इनपुट वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा और बाकी जितना है फिक्स होना चाहिए। 2 ये हो गए। तीसरा, सबकी इफिशियंसी बराबर है, कोई कम क्षमता नहीं रखता है, किसी की कम कैपेसिटी नहीं है। टेक्निक चेंज नहीं होना चाहिए, और इसमें होगा कि वेरिएबल में जो फिक्स एसेट्स है उसमें वेरिएबिलिटी कब होगा, 2 बच्चे खेल रहे हैं, 4 खेल रहे हैं, तो वो उसका वेरिएबल वही पोर्शन है, तब ये एजम्पशन और ये शॉर्ट रन इस पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर? अब देखो, अब यही मैंने कहा कि इसको क्यों मान लेंगे। तो ये अगर हम टीपी के टर्म से पढ़ेंगे तो ये लॉ है, टीपी फर्स्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। अगर हम इन टर्म्स ऑफ रैंक, इसीलिए इसको पहला नंबर दिया गया, रैंक फर्स्ट, कि अगर हम टीपी का एक खूबसूरती यही है
कि वो स्टार्टिंग जो करता है इंक्रीजिंग रेट से, और उसके बाद उसकी डिमिनिशिंग रेट स्टार्ट हो जाता है कि उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो मैक्सिमम एंड फाइनली स्टार्ट फॉलिंग। और अगर हम एमपी के टर्म से पढ़ेंगे तो एमपी फर्स्ट इंक्रीज है, जो नीचे वाला फिगर बनाया था आपने, एक टीपी का फिगर बनाया, नीचे आपने एमपी और एपी का बनाया, तो एमपी के टर्म्स में क्या हो रहा कि एमपी भी इंक्रीज कर रहा, देन डिक्रीज बट रिमेन पॉजिटिव एंड फाइनली एमपी बिकम नेगेटिव। जब वो डिक्रीजिंग कर रहा तो उसके नंबर जो रिमेन से वो पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद फाइनली एमपी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, नेगेटिव। ये बात समझ में आई? चलो अब स्टेज 1 में मैंने अभी कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ फैक्टर क्या है, क्यों वो स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर बाद में डिमिनिशिंग हो रहा है और फिर देन फॉलिंग हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि इन दिस स्टेज द टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी आल्सो इंक्रीजेज एट रीचेज इट्स मैक्सिमम। जब टोटल प्रोडक्ट अपने अच्छी स्पीड से चल रहा तो एमपी भी इंक्रीज कर रहा जहां पे उसकी मैक्सिमम है। और रीजन क्या है उसके? दो रीजन है, 3 रीजन है। रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट along with full utilization of fixed input। स्टार्टिंग में जैसे आप पढ़ाई करते हो या पढ़ने बैठते हो और अच्छे से आप टाइम में बैठे हो तो आपका 1 घंटा पढ़ाई बड़ा फ्रेश होती है ना, क्योंकि आप हर तरह से अपने आप को बिल्कुल एनर्जेटिक है। सुबह आप पढ़ रहे हैं, स्कूल आए, अच्छा स्टूडेंट है तो वो आया कि मुझे 2 घंटा मेरी पढ़ाई होनी चाहिए, और 2 घंटा जितनी चीजें वो पढ़ता है उसको सब समझ में आता है। वो क्या है? आपकी फुल यूटिलाइजेशन है, फुल एफिशिएंसी आपकी है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत है, तो आप अपनी पूरी एनर्जी को 100% यूटिलाइज कर रहे हैं। उसका आउटपुट स्वाभाविक बात है कि उसकी हर चीज स्पीड बढ़ गई, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता है तो क्या होता है, नींद आना शुरू हो जाती है, 12 बजे के बाद लंच भी हो जाता है तो भी नींद आती है, तो वो आपकी धीरे धीरे कम होती है, नेगेटिव पूरा नहीं होता है। लेकिन आपको लगातार 8 घंटा हम पढ़ा रहे हैं, 9 घंटा पढ़ाए तो एकदम से टायर्ड हो जाएंगे, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बस यही चीज है। देखो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अलॉन्ग विद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इनपुट। जो फिक्स्ड इनपुट है उसकी पूरी तरह से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए ये लॉ, ये चीजें हो रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर। दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू स्पेशलाइजेशन। मैंने कहा कि एक बच्चा इंग्लिश में ठीक है, दूसरा बच्चा मैथ्स में ठीक है, तो दोनों अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइजेशन उनके उसके अंदर है। तो जब डिवीजन स्पेशलाइजेशन की हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा और अच्छा फर्क पड़ेगा, वहां उसकी इंक्रीजिंग रेट से होगी। एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, दूसरा इंग्लिश में अच्छा, तीसरा और एक आ गया तो उसकी डिजाइनिंग अच्छी है, तो उस प्रोजेक्ट को स्वाभाविक सी बात है कि अन्य प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट की चीजें अच्छी बनेगी। क्लियर? तो दूसरा रीजन है डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू स्पेशलाइजेशन। और वॉल्यूम बल्क डिस्काउंट। एक चीज और है कि ज्यादा भीड़ होगी तो क्या होगा, काम खराब होगा, तो यहां वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब कि संख्या कम है तो काम ज्यादा होगा, कोई ज्यादा लोग भीड़ हो जाएगा तो कोई किसी की नहीं सुनेगा, तो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो ये 3 रीजन है उसके इंक्रीजिंग होने का। दूसरा स्टेज आता है कि डिमिनिशिंग क्यों हो रहा है, क्यों होगा। इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, रीचेज इट्स मैक्सिमम, एवरी प्रोड्यूसर ट्राई टू ऑपरेट इन दिस स्टेज, ऑल्सो इन दिस स्टेज एमपी फॉल बट रिमेन पॉजिटिव। इसका रीजन लिखो। Efficiency start declining when more variable inputs are employed beyond the optimum capacity। मैक्सिमम वहां पे उसने यूज कर लिया तो उसके बाद उसकी क्या होगी, फॉलिंग शुरू हो जाएगी। लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन का कमी आ गई कि कोई किसी के बजाय रिप्लेस नहीं कर सकता, तो एक रीजन ये है। नेगेटिव कब हो रहा है, जब कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में जब अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो क्या होगा, फॉलिंग। यही तो हो रहा है ना कि जब ज्यादा लोग आ गए तो कोई किसी की नहीं सुन रहा, तो व्हाट डू मीन बाय कोई किसी को नहीं सुन रहा, इसका मतलब हुआ कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो कह रहा है कि मेरी बात मानो, वो कह रहा है मेरी बात मानो, तो क्या होगा, जब कोई किसी की बात नहीं मानेगा तो प्रोडक्शन तैयार अच्छा होगा, तो स्वाभाविक बात है प्रोडक्शन में कमी आएगी। तो निगेटिव इसलिए हो रहा है, ये रीजन आपको दिया जा रहा है, जब 6 नंबर के आएंगे तो ये पूरा लिखना पड़ेगा कि पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन
फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, और डिक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब कोई कुछ करेगा नहीं तो उसकी इफिशियंसी पे भी फैक्टर पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये मेन रीजन है। लिखो इसको, जो कल से नहीं लिखे थे, यहां तक लिखे थे ना, ये लिखो, ये लिख लिए थे यहां तक। लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ फैक्टर, राइट डाउन, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ फैक्टर, ये लिख लिए थे, ये लिखो, सॉरी ये लिखना, इन टर्म्स ऑफ टीपी, इन टर्म्स ऑफ टीपी लिखो, दिस लॉ स्टेटस दैट, दिस लॉ स्टेटस दैट, कल कॉस्ट पढ़ाएंगे, कॉस्ट पढ़ के आना। दिस लॉ स्टेटस दैट डैश देना यहां पे, टीपी फर्स्ट इंक्रीजेस, टीपी फर्स्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी फर्स्ट इंक्रीजेस at increasing rate, then increases at diminishing rate, then increases at diminishing rate, reaches its maximum and finally starts falling, reaches its maximum and finally starts falling, and maximum and finally start falling। हो गया? दूसरा लिखो, ये तो टीपी के टर्म में हुआ। एमपी के टर्म में क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट में इन टर्म्स ऑफ एमपी, हेडिंग डालो, this law status that MP first increases, MP first increases, then decreases but remains positive, MP first increases, then decreases but remain positive, and finally MP becomes negative, and finally MP becomes negative। लिखो, लिखो, हो गया? अब लिखो, स्टेज 1 डालो हेडिंग, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर। स्टेज 1 डाल के ऐसा क्यों हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा, तो उसका फैक्टर क्या, रीजन क्या है? इंक्रीजिंग returns of factor. In this stage, TP increases, TP increases at increasing rate, at increasing rate, comma देना, MP also increases, MP also increases and reaches its maximum, and reaches its maximum। रीजन लिखो इसका, रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ, ऐसा क्यों हो रहा, इस लॉ का रीजन क्या है? रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ, 3 रीजन है। पहला है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, optimum combination of input along with full utilization of fixed input, along with full utilization of fixed input। दूसरा लिखो, B, division of labor through specialization, division of labor through specialization, division of labor through specialization।
और तीसरा लिखो वॉल्यूम, ब्रैकेट में बल्क लिखना, और डिस्काउंट, वॉल्यूम, बल्क, डिस्काउंट। ये 3 रीजन है उसके इंक्रीजिंग होने का। पहला कि हम अपने इनपुट को पूरा अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे फिक्स्ड इनपुट पे। दूसरा, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है इसलिए बढ़ रहा है। और तीसरा, जब स्ट्रेंथ कम है, वॉल्यूम कम है, तो बल्क में अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। दीज आर द मेन रीजन है ये लॉ के पीछे। दूसरा स्टेज लिखो, सेकेंड स्टेज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ 2 फैक्टर। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और तीसरा निगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। निगेटिव है तो क्यों है, पॉजिटिव है तो क्यों है, डिमिनिशिंग है तो क्यों है। तो इसमें लिखो, इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, reaches its maximum every producer tries to operate in this stage, also in this stage MP fall but remains positive. Also in this stage MP fall but remains positive. गिरावट एमपीवी में आएगा लेकिन वो निगेटिव में नहीं है। निगेटिव कब हो रहा, जब वो थर्ड स्टेज में जाएगा। सेकेंड स्टेज में फॉलिंग तो हो रही है बट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा, डिमिनिशिंग मैक्सिमम जब हो रहा, एमपी लेकिन डाउन हो रहा, निगेटिव में नहीं हो रहा, पॉजिटिव में। इसका लिखो रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ, इसी में डिमिनिशिंग में। पहला रीजन है इफिशियंसी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। अब यहां पे एफिशिएंसी उसकी घटने शुरू हो गई। इफिशियंसी स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हेन मोर वेरिएबल इनपुट्स आर एम्प्लॉयड। कई लोग आ गए ना, मोर वेरिएबल इनपुट्स, यानी कि अब 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए, तो इसको कहते हैं मोर, कई मजदूर आ गए। तो मोर वेरिएबल इनपुट्स आर एम्प्लॉयड बियॉन्ड द ऑप्टिमम कैपेसिटी। ऑप्टिमम कैपेसिटी ये कीवर्ड है, इसलिए वहां पे डिमिनिशिंग हो रहा है। हर आदमी स्पेशल बनने की कोशिश कर रहा, तो वो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा उसके प्रोडक्शन पे। इनपुट्स आर एम्प्लॉयड बियॉन्ड द ऑप्टिमम कैपेसिटी। सेंटेंस से ही सब चीज क्लियर है, और लेक्चर अगर याद रखेंगे और इसको आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। आगे बढ़े, बी लिखिए, लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लैक ऑफ परफेक्ट, भाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन वहां नहीं मिल रहा बिटवीन फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट। लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट, इसलिए डिमिनिशिंग हो रहा। अपने से नहीं डिमिनिशिंग हो जाए, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजन है कि वो घट रहा तो क्यों घट रहा, बढ़ रहा तो क्यों बढ़ रहा, और उसके निगेटिव में चला जा रहा तो क्यों चला जा रहा। तो पहला मैंने बताया कि वो इसलिए हो रहा है कि मोर वेरिएबल इनपुट्स आर, ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो काम पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है फिक्स्ड पे और वेरिएबल इनपुट्स पे। 2 हो गए इसके। तीसरे स्टेज में लिखिए, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। In this stage, TP starts falling. In this stage, TP starts falling and MP becomes negative. इसके पीछे क्या रीजन है? तो लिखो रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ।
बस इतना अगर आप लिख दिएंगे ना तो 6 के 6 नंबर से 5 नंबर और 5.5 भी नहीं होगा। जितना मैंने बताया उसका दोनों में डिफरेंस, उसके डेटा, उसकी प्लॉटिंग और उसका रीजन कि लॉ के पीछे क्या रीजन है। हम कोई कानून बना देंगे ऐसे ही बना देंगे, कोई कानून बनाएंगे, कोई नियम बनाएंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा ना। देखो तो पुअर, इसका पहला रीजन है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। अच्छे कोऑर्डिनेशन नहीं है ना फिक्स्ड और वेरिएबल में, तो इसी वजह से वो नेगेटिव हो रहा। और दूसरा डिक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। 2 रीजन है नेगेटिव होने का, 2 रीजन है इंक्रीजिंग का, और 3 रीजन, और 2 रीजन था आपका डिमिनिशिंग का। इतनी बात समझ में आ गई? टोटल कितने स्टेज होते हैं? पहला स्टेज में क्या होगा, दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में। पहला स्टेज में क्यों इंक्रीजिंग हो रहा? नहीं, इंक्रीजिंग रेट से ये रीजन ऑफ फैक्टर बताओ कि व्हाट आर द रीजन ऑफ फैक्टर टू इंक्रीजिंग रेट। हमें रीजन बताओ क्यों ऐसा हो रहा है कि वो तेजी से बढ़ रहा है। एनीबॉडी? खड़े हो बताओ। हाँ हाँ, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो भी लेबर है, और दूसरा है कि आपका स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट का होना। जब दो एक्सपर्ट होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। और वही तीसरा है कि जब कम लोग हैं तो प्रोडक्शन अच्छा है, वॉल्यूम ऑफ बल्क जो बात कर रहे हैं। तो ये 3 रीजन है। ठीक, बैठो। दूसरा बताओ डिमिनिशिंग रेट क्यों है? तुम बैठ जाओ। यस, गर्ल्स साइड से कोई बताओ। चलो, एनी गर्ल्स? कि डिमिनिशिंग रेट के पीछे क्या रीजन है? रीजन ऑफ द फैक्टर, रिटर्न टू ए फैक्टर। ऐसे बताओ, समझे क्या? फिर समझे? भाई डाउन तो हो रहा, तो डाउन क्यों हो रहा बताओ? एनी गर्ल्स? बोलो बोलो बोलो, जो आ रहा है बताओ। कोई बात नहीं, गलत सही होगा कोई दिक्कत नहीं। गलत बोलोगे तभी तो सही बताएंगे ना। हाँ, वेरी गुड। और देखो, पहला है एफिशिएंसी स्टार्ट, ये कह रहा है मोर वेरिएबल इनपुट्स आर एम्प्लॉयड बियॉन्ड द ऑप्टिमम कैपेसिटी। जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोगों की एंट्री हो गई। और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन की, कि दोनों में नहीं हो रहा, फिक्स्ड में भी नहीं है, वेरिएबल में भी नहीं है। तो ये उसके रीजन है कि नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, तो पॉजिटिव, लेकिन उसकी डिक्लाइनिंग शुरू हो गई। जो इंक्रीजिंग रेट में था अब वो डिमिनिशिंग में नहीं है। और तीसरा क्या होगा नेगेटिव में? लास्ट बॉय, क्या रीजन क्या है? नेगेटिव तो हम भी जान रहे हैं, बताओ। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर और डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो ये 3 चीज बात समझ में आई। इस चैप्टर में बस आपको ये देखना है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है। 2-3 चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर रखना। ध्यान से सुनो, लिख लिए ना, कभी बता नहीं पा रहे, समझा दिया फिर भी नहीं बता पा रहे, और जब बता नहीं पा रहे तो लिखोगे कैसे? रटने की चीज हर चीज नहीं होती है। इसकी 3 चीज आप दिमाग में रखिए। पहला तो कि प्रोडक्शन है क्या? प्रोडक्शन हम कहते हैं इनपुट को, जिस चीज से इनपुट से जब आउटपुट कन्वर्ट होता है। अब वो प्रोडक्शन केवल डिब्बा ही नहीं है, फैक्ट्री ही नहीं है, प्रोडक्शन में सब कुछ आता है। जो भी हम चीजें देंगे किसी चीज में, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग इज माय इनपुट, और आउटपुट जो आप ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, परीक्षा देंगे, आप पास होंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, ये आउटपुट है। तो जो भी अर्न, जैसे मैंने लेबर की बात कही, वी ऑल आर लेबर। लेबर मीन्स नॉट फॉर ओनली कि वो दिहाड़ी मजदूर है और तसला लेके जाएगा तो उसी को लेबर कहते हैं। लेबर सब है। लेबर का मतलब होता है टू अर्न मनी। हम पैसा कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अंतर लेबर और
और हमारे में अंतर क्या है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात करते हैं। जो लेबर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, और हम जो है पढ़े लिखे। लेबर को भी पैसा मिल रहा है मजदूरी करने पे, हम भी अगर पढ़ा रहे हैं तो मुझे सैलरी मिल रही है। डॉक्टर अगर आपका इलाज कर रहा है तो उसको फीस मिल रही है। लॉयर आपका केस अगर लड़ रहा है तो उसको फीस मिल रही है। इंजीनियर अगर वो नौकरी किसी कंपनी में है या गवर्नमेंट में है तो उसको सैलरी मिल रही है, तो उसको तो पैसा मिल रहा है ना, तो वो भी एक लेबर है, बस वो स्किल्ड लेबर है, और जो मजदूर है वो अनस्किल्ड लेबर है। इसी तरह प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि केवल आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। एक फैक्ट्री है, वहां 1000 मजदूर लगे हुए हैं, रॉ मटेरियल के रूप में प्लास्टिक जैसे चेयर बन रही है जिसपे आप बैठे हो, कि वहां पे एक रॉ मटेरियल के रूप में प्लास्टिक डाला और उससे एक शेप एंड साइज देके चेयर बना दिया। तो दैट मीन्स नॉट ओनली प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो चीज हो रहा, जो हम दे रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का हम पढ़ा के दे रहे हैं, डॉक्टर इलाज करके दे रहा, लॉयर आपका केस जीत के दे रहा, तो सबके अपने अपने वर्क हैं, तो सभी आते हैं प्रोडक्शन के कैटेगरी में। इनपुट से जब आउटपुट में कन्वर्ट होगा, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं? देख लो, ये हाल है। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे? तो यही क्यों नहीं बोल रहे हो? पूरा चैप्टर खत्म हो गया, अभी यही नहीं बता पा रहे। प्रोसेस ऑफ इनपुट कन्वर्ट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के कुछ नियम है, जो हमने 3 स्टेज की बात की, कि कभी भी स्टार्टिंग बड़ी स्पीड से होता है और उसका जब मिड आता है तो वो उसकी रेट डाउन होता है, नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन वही जब हम और नीचे जाते हैं तो हमारा डिक्लाइनिंग नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने जो फिगर बनाया था, डेटा जो दिया था, इसकी यही खूबसूरती देखो, ये देखो, लुक ऑन द बोर्ड। लैंड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि एक शॉर्ट रन की सबसे बड़ा ये चीज है कि शॉर्ट रन में एक फिक्स्ड रहेगा और दूसरा वेरिएबल होगा। लॉन्ग रन में दोनों वेरिएबल हो सकता है, फिक्स्ड भी और वेरिएबल तो है ही। और वेरी शॉर्ट में तो आपको क्या पढ़ना है? शॉर्ट रन, मेन आपका शॉर्ट रन है, ठीक है। तो ये शॉर्ट रन क्या मैं बता रहा हूं कि जब एक चीजें लैंड में, कोई एक लैंड था, हमने कोई लेबर नहीं काम किया और तो प्रोडक्ट भी कोई तैयार नहीं हुआ। जीरो आपकी क्या हुआ? इनपुट है, तो आउटपुट भी आपका जीरो है। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ नहीं काम करेंगे तो भी प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो हमने कोई काम नहीं किया, कोई लेबर नहीं उसमें आया, तो कोई काम नहीं हुआ। तो जीरो इनपुट एंड जीरो आउटपुट। जब एक लेबर का प्रवेश हुआ तो उसने 4 डिब्बे बनाए, तो यानी कि 1 इनपुट एंड 4 आउटपुट। जब 2 लेबर उसमें एक और ऐड हो गया तो उसका आउटपुट कितना हो गया? 10 हो गया। जब 3 हुए तो 18 हो गया। अब देखो, जब 3 के बाद जब 4 आ रहा तो 18 से 24 हो गया। अब यहाँ पे स्पीड देखो, यहाँ 4 के बाद 6 के बाद 8, इसका ये मार्जिनल हम निकाल रहे हैं जो, तो ये मार्जिनल तो निकाल रहा है ना, कितना ग्रोथ कर रहा। तो 4 के बाद 6 के बाद 8, तो जब इतना आने के बाद देखो 24 में फिर 6 आ गया, तो डाउन हुआ, लेकिन नेगेटिव तो है नहीं। 4 हुआ, ये भी डाउन हो रहा, लेकिन नेगेटिव नहीं है। 2 हुआ, ये भी डाउन हो रहा, लेकिन नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहां पे जब ये 7वां जब लेबर जा रहा है 6 के बाद, तो 6 ने भी 6 प्रोडक्ट तैयार किया, सॉरी 30 प्रोडक्ट तैयार किया, और 7 जब एक और ऐड हुआ तो 30 ही कर रहा। तो दोनों में मार्जिन है कुछ। 6 लेबर गए तो भी 30 डिब्बे तैयार किए, और 7 लेबर गए तो भी 30 डिब्बे तैयार किए। तो दोनों के मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या है? कितना अंतर आया? 0। तो यानी कि जब यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा तो एमपी कितना हो रहा? 0 हो रहा। ये बात समझ में आई? तो यहां जहां चेंजेस हो रहे हैं, ये से ये जब चेंज हुआ तो क्या कहेंगे? जब टीपी इंक्रीजेस से डिमिनिशिंग में कन्वर्ट हो रहा, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। गुड, बात समझ में आई? इधर से कोई समझ में नहीं आया? कहीं नहीं बता रहे हो? इसके बाद यहां डॉट डॉट हो जाएगा, जहां पे कन्वर्ट हो रहा इस डेटा में, इसीलिए डॉट लाइन दिया हुआ है कि यहां से उसके चेंजेस आ रहे हैं। इसी की प्लॉटिंग कर रहे हो ना, तो जब इसे सही बनाओगे तभी प्लॉटिंग सही करोगे। तो यहां पे जब आप 3 के बाद जब 4 लेबर हो रहा, तो यहां पे एरो वहां लिखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दूसरा, फिर चेंज इसका यहां तक आया,
अब 8वां जो मजदूर गया वो कंपनी का और नुकसान कर दिया। जहां 30 प्रोडक्ट तैयार होता वो 28 ही कर रहा, तो 2 माइनस में चला गया। उसके बाद जब 9वां गया तो वो और उससे बड़ा महान था, तो वो 24 कर दिया। तो अब इसकी नेगेटिव में आने लगे, तो नेगेटिव में टोटल प्रोडक्ट भी आ रहा और नेगेटिव में मार्जिनल प्रोडक्ट भी आ रहा, ठीक। और इसका एवरेज केवल पॉजिटिव में आ रहा, लेकिन टीपी और एमपी क्या है, नेगेटिव में आ रहा। तो ये क्या है, नेगेटिव। 3 स्टेज हो गया, दोनों के रिलेशन बताया मैंने। टीपी और एमपी में क्या रिलेशन है बताओ, देख के ही बताओ। पहले तो टीपीपी किसको कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट। और ये करंट की बात करता है कि आगे की बात करता है, टू ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। देखो, गिवन इनपुट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड इज द कीवर्ड। बात समझ में आई। एवरेज प्रोडक्ट क्या करता है, ये अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल। जैसे आपको कहा कि 10 रुपए में एक पेन की कीमत 2 रुपए है, तो 10 रुपए में कितने पेन आएगा, 5। कैसे निकाले, कैसे निकाले, क्या एवरेज निकाले, क्या किया उसमें, 10/2, तो वही काम करना है, ठीक। तो ये क्या है, एवरेज। किसका निकालोगे एवरेज, एपी एवरेज प्रोडक्ट निकालो, किससे निकालोगे, टीपी से, और नंबर ऑफ लेबर जो है उससे डिवाइड करेंगे तो आपका एपी आ जाएगा। एमपी में क्या करेंगे, जिसको हम डेल्टा टीपी कह रहे हैं, वो इसी की मार्जिनल है, डिफरेंस है कि अगर 4 डिब्बे बनाया उसके बाद 10 डिब्बे बनाया, तो दोनों का क्या है, आप 10 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तभी 6 आ रहा ना, तो वो क्या है, वही डेल्टा टीपी है, और नीचे वाला डेल्टा एन है, ठीक। तो इससे आप निकाल देंगे आप एमपी। स्टेज 1 में आप लिखेंगे इंक्रीजिंग रेट, स्टेज 2 में क्यों टीपी क्या बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट जब मैक्सिमम हो रहा है, और स्टेज 3 में फॉलिंग। तो रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी